Hello students, in our last lecture we have learnt about some calculating devices. So today we are going to discuss generations of computer. What do you mean by generations of computer? Generation of computer means changes in the computer from one time to another with the changes in the technology, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. मीन्स हमारे टेक्नोलॉजी में जब चेंजेस आते हैं तो उससे हमारे कंप्यूटर की फॉर्मेशन में, उसकी डेवलपमेंट में भी चेंजेस आते हैं. पहले के टाइम में आपने सुना होगा कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, उनका साइज़ हमारे रूम जितना होता था. पर आजकल के कंप्यूटर का साइज़ कितना है? सिर्फ उतना जितना कि वो हमारे हाथ में आ जाए. तो आप ये देखिए, एक इतना वास्ट हमारा जो चेंजेस आए हैं हमारे कंप्यूटर में. जो पहले एक पूरे कंप्यूटर जितना, एक रूम जितना कंप्यूटर होता था, उसके बाद अब वो कंप्यूटर है जो हमारे हाथों में आ जाता है. तो ये कैसे चेंजेस आए? विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में नई नई एडवांसमेंट्स आई हैं, हमारे हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर कहाँ से कहाँ पहुँच गए. और इसी चेंजेस को हम कहते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. So our first generation is from 1940 to 1958. जो ये ईयर्स हैं 1940 से 1958 तक, इस टाइम के कंप्यूटर्स को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. और इट वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स. मीन्स जब इन कंप्यूटर्स को हम बनाते थे तब वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था. तो वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह से दिखती थी. एक ट्यूब है, इन्हीं के यूज़ से हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाते. देखिए कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं. ये पूरा एक ही कंप्यूटर है. देखिए पूरा ये एक ही कंप्यूटर है जो एक पूरे रूम में रखा जा सकता है. मीन्स रूम भी इतने बड़े बड़े हॉल्स होते थे जहाँ पर हम, अब आप देखिए किसी भी पार्ट में अगर कोई ख़राबी आती है तो उसको ढूंढने में कितने दिन और कितने महीने लग जाते थे अगर हमारा कंप्यूटर सही तरीके से काम नहीं करता. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमारी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी. ऑब्वियस है इनका साइज़ बड़ा होता था जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर में यूज़ होती थी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं द साइज़ ऑफ द कंप्यूटर एट दैट टाइम. इसमें हमारा जो स्टोरेज पार्ट होता था वो बहुत ही थोड़ा होता था. एक्सपेंसिव होते थे बिकॉज इतने बड़े बड़े साइज़ होते थे. वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था, ये भी कॉस्टली होती थी. तो उस टाइम हमारे पास जो डाटा स्टोरेज के लिए होता था वो होते थे पंच्ड कार्ड्स. जैसे आजकल के हमारे टाइम में हमारे पास मेमोरी कार्ड्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. तो उस टाइम सिर्फ पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता था. मीन्स कार्ड्स होते थे, उसमें पंचिंग हो जाती थी और इसी तरह से डाटा इनपुट या आउटपुट लिया जाता था. तो मार्क 1 इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड एच एकिन 1944 में. और ये कितना बड़ा था? देखिए कितना बड़ा था. 15 मीटर्स लॉन्ग था और इसका वेट था 800 किलोग्राम. और इसका जो स्पीड थी बहुत ही स्लो थी और हमारी कैलकुलेशंस करने के लिए इसको 5 सेकंड्स लगते थे. मीन्स एक काम करने के लिए इसको 5 सेकंड्स लगते थे. और इसे हम फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कहते हैं, मार्क 1 को. सेकेंड इज़ ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इसको डेवलप किया था जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने और जॉन डब्ल्यू मॉकले ने इन 1946. और इसका वेट कितना था? 27,000 किलोग्राम्स. एंड यू कैन इमेजिन कि उसका साइज़ कितना बड़ा होगा. कि जहाँ पे वो एक बार सेटअप हो गया, उसके पार्ट्स हमने इंस्टॉल कर दिए, फिर उसको उठाना या हिलाना बहुत ही मुश्किल, क्या पॉसिबल ही नहीं था. तो इसको हमारा आउटपुट देने में 200 माइक्रो सेकेंड्स लगते थे. और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. हमारा फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो थर्ड इज़ EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. और इट वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर M. विल्किस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. और इसमें जो हमारा प्रोग्राम था स्टोर हो जाता था. मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ किया हमने उसमें हम उसको स्टोर करते थे. और इसका वेट था अप्रॉक्सीमेट 6000 किलोग्राम्स. और इसका एरिया ये कवर करता था 20 स्क्वायर मीटर्स. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. It was developed by John P. Eckert and John W. Mauchly.
इसका वेट था 8000 किलोग्राम्स और एरिया ये कितना ऑक्यूपाई करता था 45.5 स्क्वायर मीटर्स. सो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ बिग एंड हाउ बल्कि दोज कंप्यूटर्स वर. इनको ऑपरेट करना, इसमें इससे काम लेना कितना मुश्किल था. यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जॉन पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉकले ने इसको डेवलप किया था और ये फर्स्ट कॉमर्शियल मशीन थी. फर्स्ट कॉमर्शियल मशीन मीन्स जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था. और इसका वेट था 13,000 किलोग्राम एंड द एरिया इट कवर्ड 35.5 स्क्वायर मीटर्स. तो उसके बाद हमारे पास आए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. वो हमारा 58 तक था, ये है 59 to 64. अब इसमें हमारे पास न्यू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आई. हम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अब यूज़ करने लगे ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स इस तरह से दिखते हैं, देखिए ये एक ट्रांजिस्टर है. तो इसमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके कंप्यूटर्स को बनाते थे. अब क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, एनर्जी इसमें मीन्स एफिशिएंट हो गया ये. और दूसरा हीट कम प्रोड्यूस करने लगा, इसका साइज़ कम हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई. और इसमें हम कुछ कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स यूज़ करने लग गए जैसे कि जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क स्टोरेज. तो इन कंपोनेंट्स का हम यूज़ करने लग गए. ये एक्सपेंसिव तो था, अगर हम आज के कंप्यूटर से कंपेयर करें एक्सपेंसिव था, बट ये वैक्यूम ट्यूब्स वाले कंप्यूटर से सस्ता था बिकॉज अब हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करने शुरू कर दिए थे. तो IBM 1401 एंड हनीवेल 400 ये हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट होती थी हमारी 64 to 71. अब इसमें हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम ICs भी बोलते हैं, जिसको हम चिप्स बोलते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा चिप्स जो हम यूज़ करते हैं. तो ये हम यूज़ करने लग गए थे अपने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में. दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ अ IC. अब क्या होता है कि जो हमारे ICs हैं, अब एक IC में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं. तो उससे क्या हुआ कि कंप्यूटर का साइज़, जहां हमें 10 ट्रांजिस्टर या 50 ट्रांजिस्टर चाहिए थे, वहां अब एक IC से काम चल रहा है. तो इसकी वजह से जो कंप्यूटर का साइज़ है छोटा हो गया और कंप्यूटर सस्ता भी हो गया. और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई. अब हम इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं. और दूसरा क्या था, अब एक ही टाइम पे हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स रन कर सकते थे. बाकी कंप्यूटर्स में क्या था कि वो एक कैलकुलेशन के लिए भी कितना टाइम लेता था, 5 सेकेंड्स. बट अब क्या है, हम एक टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा काम उस कंप्यूटर पे कर सकते थे. अब हम कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के लिए यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट के लिए मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं. मीन्स अब हमारे पास थोड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई. अब कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ करने लग गए. सो IBM 360 एंड IBM 370 आर द एग्जाम्पल्स फॉर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. नाउ इज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन कब स्टार्ट हुई, 71 से, जो आजकल हमारी चल रही है. इसको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. क्यों, बिकॉज अब हम माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर मीन्स एक ही चिप के ऊपर हमारे बहुत सारे हमारे ICs लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए हैं. अब क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया. अब जो हमारे ये जो माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं, हीट कम प्रोड्यूस करते हैं. जो पहले वाले कंप्यूटर्स थे, जो बड़े बड़े पूरे रूम जितने, आप सोचो हर वैक्यूम ट्यूब में से, हर ट्रांजिस्टर में से अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो थाउजेंड्स ऑफ हमारे ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी, तो कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती होगी. अब क्या है, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, कंप्यूटर छोटे हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं, स्पीड बढ़ गई है, रिज़ल्ट अच्छा आता है, फॉल्ट कम आएगा. क्योंकि छोटा कंप्यूटर है तो अगर हमें कहीं से फॉल्ट या फेलियर आ गया है कंप्यूटर में, तो वो डिटेक्ट करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है. ऑब्वियस है, कोई मशीन बड़ी है तो मुश्किल होता है फॉल्ट ढूंढना, छोटी है तो इजीली हो जाता है. सो द एग्जाम्पल्स आर IBM PC एंड Apple Macintosh फॉर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. नाउ
अब हमने क्या देखा कि पहले के कंप्यूटर्स बहुत बड़े थे, तो हमारा जो नई जनरेशन आने का मतलब क्या है, हम क्या चाहते थे, हमारा मोटिव क्या था, हम कंप्यूटर का साइज़ छोटा कर दें, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दें, उसको फास्ट कर दें, उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर दें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने नए से नए टेक्नोलॉजी के साथ नए नए कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए। बट अभी भी एक कमी रह गई थी, क्या? इनएबिलिटी टू थिंक। कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता, बिकॉज इट इज़ ओनली अ मशीन। बट जो हमारे नए नए जो इन्वेंटर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक चीज़ रहती है कि हम ऐसी मशीन बनाएं जो खुद काम कर सके, खुद सोचे, ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे। तो उस जनरेशन मीन्स जिस जनरेशन में इसका काम शुरू हुआ था, उसे हम कहते हैं 5th जनरेशन। तो वहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है? 89 से शुरू हुआ था हमारा ये काम, और फ्यूचर तक चलता रहेगा। बिकॉज अभी तक ऐसा हम डेली रूटीन में नहीं देखते कुछ ऐसे कंप्यूटर्स जो से हम कहें कि हाँ ये ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ऐसी कंप्यूटर साइंस जिसमें हम ऐसे कंप्यूटर्स बनाएं जो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर सकें। आपने रॉबोट मूवी देखी है उसकी, रजनीकांत की? तो उसमें क्या है, रॉबोट, उसमें उसने क्या एक कंप्यूटर बनाया था जो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे, सारे काम मीन्स उससे जो कुछ पूछा जाए वो सब। तो उसकी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो हम इस जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर्स चाहते थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो हो, पर आर्टिफिशियली क्यों? बिकॉज हमने उनके अंदर इंटेलिजेंस अलग से डाली है, दैट इज़ नॉट गॉड गिफ्टेड। हमारी इंटेलिजेंस ह्यूमन बींग्स की क्या है? गॉड गिफ्टेड है, इसलिए हम इंटेलिजेंट हैं। बट कंप्यूटर्स मशीन्स के अंदर जब हम इंटेलिजेंस डालते हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें हम यूज़ करते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीन्स वो सर्किट्स और भी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। और इसमें मेन काम क्या होता है, हमारा मेन मोटिव होता है जो हमारा कंप्यूटर है हमारी नेचुरल लैंग्वेज पर रिस्पॉन्स करे। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स हमारी इंग्लिश, मीन्स हम उससे बात कर रहे हैं और वो हमारा जवाब दे रहा है। ठीक है, जैसे आपने उस मूवी में देखा है कि वो डायरेक्ट उससे बात करते हैं अपनी इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में, और कंप्यूटर उसी लैंग्वेज में जिसमें हमको समझ आती है, वो रॉबोट उसी में हमें साथ के साथ रिप्लाई करता है। और कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग मीन्स वो हर चीज़ याद रखता है, एक बार देख लिया, एक बार पढ़ लिया, आप जब मर्जी उससे रिकॉल करवा सकते हैं। सो दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जो हमारा फर्स्ट ह्यूमनॉइड रॉबोट था, दैट इज़ मानव। इंडिया का फर्स्ट रॉबोट था जो बनाया गया था हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ASET ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2014 में, और उसका नाम है मानव। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कुछ ऐसे फीचर्स हैं कंप्यूटर के जो उसे ह्यूमन बीइंग से अलग करते हैं। हम कहते हैं कंप्यूटर को ह्यूमन ने बनाया है, बट हम ये भी कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंट है इसीलिए उसने कंप्यूटर को बनाया है। बट हर ह्यूमन इंटेलिजेंट, सारी कैपेबिलिटीज़ ह्यूमन के अंदर नहीं होती हैं। तो इसी वजह से अब हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर इज़ सुपीरियर देन ह्यूमन बीइंग। तो वो किस किस फील्ड में है कि कंप्यूटर के क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो उसे ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। तो पहला है उसका स्पीड। स्पीड मीन्स कि वो कितना स्पीडली एक टाइम पे कितना ज़्यादा काम कर सकता है। ह्यूमन बीइंग कितना काम कर लेगा? अगर एक जो ह्यूमन बीइंग पूरे दिन में काम कर सकता है, वो कंप्यूटर 1 माइक्रोसेकंड में कर सकता है। जो कैलकुलेशंस ह्यूमन बीइंग को, या अकाउंट्स की कैलकुलेशंस जो कंप्यूटर को करने में एक एक महीना लग जाता है, वो कंप्यूटर 1 ही मिनट में करके आपको दे सकता है। सो हम कह सकते हैं कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्टोरेज कैपेबिलिटी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा है। हमारी मेमोरी में थोड़ा सा ही डाटा स्टोर रहता है, हम एक दिन तक, जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं होते वो डाटा हमारी मेमोरी में स्टोर रहेगा। पर थोड़े टाइम के साथ साथ हम उन चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट कंप्यूटर का डाटा 20 साल 40 साल जब तक उसकी मेमोरी में स्टोर है, तब तक वो वहाँ पर
रहेगा। एक्यूरेसी मीन्स बिल्कुल सही आंसर देना। अगर हमने कंप्यूटर को इनपुट सही दिया है तो 100% श्योर है कि कंप्यूटर हमें सही आउटपुट ही देगा। अगर हमने इनपुट सही दिया है तो कंप्यूटर आउटपुट भी सही देगा। पर हमारे केसेस में क्या होता है कि हम कई बार कोई कैलकुलेशन या मिस राइटिंग की वजह से हमारे कैलकुलेशंस में गड़बड़ आ जाती है, बट ये कंप्यूटर में नहीं होता। डिलीजेंस मीन्स कॉन्टीन्यूसली वो काम कर सकता है विदाउट टायर्डनेस, विदाउट एनी एरर एंड विदाउट एनी बोर्डम। हम बोर हो जाएंगे कि हमारी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा। स्टार्टिंग में हम बड़े एफिशिएंट होकर काम करते हैं, पर जैसे ही 3-4 घंटे होते हैं हम ढीले पड़ जाते हैं, हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, मिस्टेक्स करनी शुरू कर देते हैं। पर कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी मीन्स एक टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म करना, कि वो हम अगर पेंटिंग कर रहे हैं हम साथ के साथ वीडियो भी चला लेते हैं, साथ के साथ हम प्रिंटिंग की कमांड भी दे देते हैं। मीन्स कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है या अलग अलग टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कर सकता है, पर हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए कैपेबल होते हैं और वो भी एक टाइम पे हम एक ही काम कर सकते हैं। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ computer. I hope you have understood the chapter. Thank you.